हेलो बच्चों। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और हमारे दैनिक जीवन से आज के समय में बहुत ही गहरे रूप से जुड़ा हुआ। शायद ही आज कोई ऐसा जगह होगा, कोई फील्ड होगा हमारे जीवन में जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते होंगे। अगर ये कहा जाए कि आज के समय में कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा, तो ये कहना कोई गलत नहीं है। हम लोग जाने अनजाने में बहुत जगह ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जहाँ कंप्यूटर का उपयोग होता है। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में लाते हैं जिसके बारे में अगर कोई आदमी कंप्यूटर से अनभिज्ञ भी है तो भी वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे आज के समय में जीवन की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। बिना स्मार्टफोन के आज के समय में इंसान का बहुत सारा काम नहीं होगा या बहुत मुश्किल होगा उसको करने में। तो उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, जो कि कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, कंप्यूटर ही है एक तरह से। तो हमारा स्मार्टफोन भी एक तरह से एक छोटा मोटा कंप्यूटर है। ठीक है, बहुत सारा काम कंप्यूटर का ऐसा होता है जो हम स्मार्टफोन के मदद से कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दैनिक जीवन से संबंधित, जैसे शायद ही बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जो एटीएम का यूज़ नहीं करते होंगे। तो बहुत सारे लोग एटीएम का यूज़ करते हैं। तो एटीएम मशीन क्या है, उसमें भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो हमारे काम को बहुत आसान बना दे रहा है। हम लोगों को बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है कैश निकालने के लिए। आजकल तो कैश जमा भी एटीएम से होता है। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां हम लोग जाने अनजाने कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, और बिना कंप्यूटर के आज के समय में इंसान का जो जीवन है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या तुम लोग कभी ये सोचे हो कि ये कंप्यूटर आया कैसे, या ये कंप्यूटर जो हम लोग उपयोग में लाते हैं ये काम कैसे करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है, इसके पीछे कौन कौन से कलपुर्जे काम करते हैं, क्या होता है ऐसा चीज कंप्यूटर में जो हमारा काम बहुत ही तेजी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो इन सब बातों को हम लोग कंप्यूटर साइंस में समझेंगे, जानेंगे। तो तुम्हारा जो सिलेबस है 11th का, इसमें सबसे पहले थोड़ा हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लें कि तुम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो शुरुआत चूंकि कोई भी विषय का होता है तो उसके बारे में जानकारी से ही होता है, तो इसीलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कंप्यूटर ओवरव्यू से कि कंप्यूटर होता क्या है, ये काम किस तरह से करता है, इसको काम करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर आया कैसे। आज के समय में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, क्या शुरुआत से ये ऐसा ही था? तो सवाल इसका उत्तर होगा नहीं, ऐसा नहीं था। ये चरणबद्ध तरीके से इस रूप में पहुंचा है ना। तो कैसे पहुंचा है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कंप्यूटर ओवरव्यू से, फिर हम लोग आएंगे थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स। कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है, और उसी को अगर वृहद पैमाने पर लें, बड़े पैमाने पर लें, तो हम लोग उसको कहेंगे सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर चलाया नहीं जा सकता है। अगर आप मोबाइल में भी कोई चीज यूज करना चाहते हो
तो उसके लिए भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो। तो ऐप क्या है? एक तरह से सॉफ्टवेयर है। जैसे ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, एक ऐप के थ्रू देख रहे हो, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। उसको बनाने में कोई टीम काम किया होगा, बहुत लोगों का दिमाग लगा होगा, बहुत सारा प्रोग्राम बनाया गया होगा, सबको आपस में लिंक किया गया होगा, जोड़ा गया होगा, तब जाकर के ये सॉफ्टवेयर जो है सही तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, किस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, किस तरह से हम लोग इस पर काम करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन में। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि कंप्यूटर जो है वो डेटा को किस तरह से लेता है, किस तरह से उसको समझता है और किस तरह से उस पर काम करता है। क्या हम लोग जैसा डेटा यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में 1 2 3 4 डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू भी यूज करते हैं, तो क्या कंप्यूटर उसको उसी रूप में समझता है? तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में कि कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, वो उसको कैसे समझता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग बढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स एंड मेमोरी कंसेप्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स एंड मेमोरी कंसेप्ट्स। इसमें हम लोग कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट, जो सबसे उसका मुख्य पार्ट है, कंपोनेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे मेमोरी के बारे में। जैसे मेमोरी नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि मेमोरी किस लिए होता है, क्यों हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो मेमोरी का मतलब होता है जहां पर हम कुछ चीजों को रखते हैं, याद रखते हैं या उसको मेमोराइज करते हैं ताकि भविष्य में हम उसको उपयोग में ला सकें। तो ये सब चीज कंप्यूटर में किस तरह से होता है, कैसे हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं, इन सब बारे में हम लोग इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद आएंगे जनरल उप्स कंसेप्ट। जनरल उप्स कंसेप्ट्स। यहां तक तो तुम्हारा बात हो गया, जो किसी कंप्यूटर से बेसिक चीजें जो रिलेटेड है, संबंधित है, वो सब चीजें। उसके बाद हम लोग थोड़ा आएंगे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में, जो हम लोग कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। तो प्रोग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है। और तुम्हारे सिलेबस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। तो C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो उप्स हम लिखे हैं यहाँ पर, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है। तो इसमें क्या क्या खास बातें होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे संबंधित अलग अलग टर्म्स देखेंगे, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्या खासियत होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग आएंगे जो प्रोग्रामिंग पोर्शन आपका है C++ का, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे C++ के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे कि वो C++ में हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या है। क्योंकि देखिए किसी भी भाषा को जब हम लोग समझते हैं, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, हिंदी हो या कोई और हो। याद करो जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हम लोग हिंदी हम लोगों को आता था या इंग्लिश हम लोगों को शुरू से ही आता था। हम लोग पहले उसके अक्षरों को समझते हैं। किसी भी भाषा में सबसे पहले उसके अक्षरों को समझा जाता है कि क्या क्या अक्षर उसमें होता है। फिर हम लोग उससे शब्द बनाते हैं। शब्द बनाने के बाद फिर हम लोग उसका वाक्य बनाते हैं और तब जाकर के सारा चीज हम लोग सारे चीजें उस भाषा के बारे में जानते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में भी यही सारे स्टेप्स होते हैं।
हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखते हैं कि उनमें कौन कौन सा अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो सकता है, कौन कौन उसमें वैलिड है यूज़ करने के लिए, नंबर्स क्या क्या यूज़ हो सकता है, फिर उसमें मुख्य वर्ड्स क्या क्या होता है जिनको हम लोग कीवर्ड्स के नाम से जानेंगे, जिनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ खास मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, सारे चीज़ें डिटेल में हम लोग देखेंगे जब C++ स्टार्ट करेंगे उसके बाद। इसके बाद फिर इसमें आएगा डेटा हैंडलिंग, कि कौन कौन से तरह का डेटा पर काम हम लोग कर सकते हैं C++ में। इसके बारे में सारी चीजें देखेंगे हम लोग, डेटा हैंडल किस तरह से किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर किसको कहते हैं? जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में, दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई दो नंबर जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, गुना करते हैं, तो इन सब के लिए एक संकेत बीच में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे प्लस का साइन होता है। तो ये जो सिंबल है प्लस वाला, वो एक ऑपरेटर है जो ये बतलाता है कि दिए हुए संख्याओं पर, दिए हुए वैल्यूज पर क्या काम करना है। ठीक है। और अगर मान लो हम दो संख्याओं को जोड़ने के लिए हम a+b लिखते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, जो तुम लोग पहली शुरुआती कक्षाओं में जैसे पढ़े होगे, व्यंजक जिसको कहते हैं हिंदी में। तो व्यंजक हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे उसको एक्सप्रेशन। तो इसमें कौन कौन सा वैलिड एक्सप्रेशंस होगा वो हम लोग देखेंगे। तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल्स में। फ्लो ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है, कभी कभी किसी सिचुएशन के आधार पर हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ऐसा स्थिति है तो हमको काम क्या करना है, ये हमारा ऑप्शन करना है काम हमको या कोई दूसरा। तो ये सारी चीजें जो हैं C++ में फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंडर आती हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वगैरह, ठीक है, और लूप्स वगैरह, जिसमें हम लोग किसी काम को एक से ज्यादा बार रिपीट करना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स हमको अवेलेबल है, उपलब्ध है C++ में, उन सब के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है फंक्शन, क्योंकि कोई भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से फंक्शन पर ही आधारित रहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं एग्जाम में, और बिना फंक्शन को समझे तुम किसी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए फंक्शंस के वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। फंक्शंस के बाद हम लोग बात करेंगे एरेज का। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे, कि जब हम एक ही नाम के अंदर एक से ज्यादा संख्याओं को रखना चाहते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज को रखना चाहते हैं एक टाइप का, तो हम लोग जो क्रिएट करते हैं डेटा टाइप वो एरे कहलाता है। तो वो क्या होगा, कैसे उस पर काम किया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे। एरेज के बाद आप आओगे स्ट्रक्चर्स में। ये एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अभी हो सकता है कि हम कुछ शब्द ऐसा उपयोग कर रहे हो जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसमें घबराने का बात नहीं है। ये सारी बातें जैसे जैसे हम लोग वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे वो तुम्हारे समझ में आता जाएगा, ठीक है। और लास्ट इसमें हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी। प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी, इसमें हम लोग समझेंगे कि किसी
प्रोग्राम को बनाते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किसी एक अच्छे प्रोग्राम का क्या क्या खासियत होता है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल आपका सिलेबस हो गया जिसमें हम लोग 11th में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें कोई टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर दें क्योंकि उससे संबंधित कोई दूसरा चीज होगा आगे, वो इसमें सीक्वेंस में बाद में लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, सारी चीजें आपको एक एक करके वो हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट हम लोग लेंगे कंप्यूटर ओवरव्यू से। जहां पर हम लोग यह समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, ये अस्तित्व में आया कैसे, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे जीवन में, लाभ क्या क्या है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, ये सारी बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग जनरेशन्स को देखेंगे कि कंप्यूटर का चरणबद्ध तरीके से जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जिस रूप में देख रहे हैं, वहां तक ये कैसे सफर तय किया अपना, ये सारी चीजों पर हम लोग एक एक करके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर से बना है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू कंप्यूट। कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना। ठीक है, तो जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, जैसे जैसे उनका मानसिक स्तर बढ़ता गया, तो वैसे वैसे उनको आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हों, कोई ऐसा यंत्र हो, कोई ऐसा डिवाइस हो जिसके मदद से अगर हमको कैलकुलेशंस करना है बहुत सारा, बहुत बड़ा, तो वो हमारा काम आसानी से हो जाए। तो जिस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उसी तरह से इस आवश्यकता के चलते ही कंप्यूटर का जन्म हुआ। तो कंप्यूटर एक्चुअल वे में होता क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके लिए कोई कनेक्शन का जरूरत इंस्टेंट नहीं चाहिए होता, आजकल बैटरी से भी चलता है, सभी लैपटॉप में बैटरी रहता है, डेस्कटॉप में भी यूपीएस हम लोग यूज करते हैं जो बैकअप देता है कुछ घंटों का। तो लेकिन आखिर वो भी तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो कंप्यूटर जो है, हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा मतलब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डेटा और इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे होता क्या है। तो रॉ डेटा को मतलब कुछ ऐसा वैल्यूज वगैरह जिसका कि अभी कोई मतलब नहीं बन रहा है, उसको हम लोग उसको कंप्यूटर को देते हैं। तो रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है एज इनपुट, उसको प्रोसेस करता है मतलब उस पर काम परफॉर्म करता है। किसके मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो इंटीग्रेटेड इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनके मदद से ये उन डेटा पर काम करता है और वो प्रोसेस्ड रिजल्ट हमको देता है एज आउटपुट। तो कंप्यूटर को हम लोग इसी रूप में परिभाषित करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक तरह से
हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स, और उन प्रोसेस्ड डेटा से जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमको आउटपुट के रूप में देता है, प्रोवाइड करता है। अब क्या है कि ये समझना हम लोगों का पूरी तरह से सही नहीं होगा कि कंप्यूटर केवल न्यूमेरिकल डेटा पर काम करता है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो न्यूमेरिकल डेटा पर तो काम करता ही है, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा पर भी काम करता है ना। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान वगैरह जो हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में, टेलीविज़न में, तो उसमें भी कंप्यूटर का ही उपयोग होता है ना। तुम देखोगे कोई उपग्रह छोड़ा जाता है, सैटेलाइट छोड़ा जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर का ही काम होता है, उपयोग होता है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ नॉन न्यूमेरिकल डेटा पर भी काम परफॉर्म करता है। तो इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। तो ये माना गया और ये फैक्ट है कि पहला कंप्यूटर जो हम लोग जानते हैं कि जो पहला कंप्यूटर उपयोग में आया वो उसका नाम है एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किया था 1837 में। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग चार्ल्स बैबेज को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिसके आधार पर बाद में सारे कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन के बाद फिर और भी काफी सारे कंप्यूटर्स बाद में आए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग आएंगे तब। तो अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर तो समझ गए कि भाई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रॉ डेटा इनपुट के रूप में चाहिए, इसको वो प्रोसेस करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो उसको हमको आउटपुट के रूप में देगा। तो अगला सवाल हमारे मन में ये आएगा कि कंप्यूटर में बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या उसमें बेसिक मुख्य कंपोनेंट्स माने उसके पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं, और बिना उसके हम लोग कंप्यूटर को नहीं, माने कंप्यूटर की कल्पना बिना उसके नहीं की जा सकती है। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना हम लोग कंप्यूटर का कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो उसको काम करने में मदद करता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग हल्का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बारे में सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी वो सब टर्म्स तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब हम लोग टर्म्स का उपयोग अब आने वाले समय में बार बार करेंगे, तो इसीलिए वो सब चीज़ें पहले समझ लेते हैं। तो सबसे जो मेन मुख्य पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो होता है प्रोसेसर। ये सब का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, इस ऐप में देख लीजिएगा, नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये सारा नोट्स, फंडामेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें। तो हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर का जो सबसे मुख्य भाग है, बिना उसके कंप्यूटर कुछ नहीं है, वो है प्रोसेसर। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर का जितना भी काम है वो यही परफॉर्म करता है, यही कंट्रोल करता है। तो प्रोसेसर से हमारा मतलब वही हो गया कि जो कंप्यूटर का ब्रेन है, जिसके जो सारा कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करता है, वो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, आप अगर किसी मोबाइल के बारे में जब आप सर्च करते हो ऑनलाइन साइट पर, तो तुम देखोगे कि हर एक मोबाइल के लिए प्रोसेसर डिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि इसमें ये प्रोसेसर लगा है, मीडियाटेक लगा है, स्नैपड्रैगन लगा है, या कोई हेलियो प्रोसेसर लगा है, इस तरह से। तो मोबाइल में भी प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। यही कारण है कि हम तुमको पहले ये कह चुके हैं कि मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है।
जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज रोज यूज करते हैं, रोज उपयोग में लाते हैं। प्रोसेसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जो इसका पार्ट है वो है मेमोरी। हालांकि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो हम लोग दिमाग और मेमोरी एक ही चीज मानते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ही है जो हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचने की शक्ति देता है, और हमारा दिमाग ही है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एक अमिट छाप के रूप में रह जाता है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि वो हमको याद हो गया है, ठीक है, हम लोग उसको मेमोराइज कर लिया है। तो कहने का मतलब है कि कुछ इंफॉर्मेशन को अगर हमको स्टोर करके रखना है ताकि हम उसको भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग में ला सकें, तो उसको हमको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ेगा, मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो वही चीज कंप्यूटर के साथ भी है कि कंप्यूटर में भी ये चीज होता है कि अगर किसी चीज को हम स्टोर करके रखना चाहें, सुरक्षित करके सहेज करके रखना चाहें ताकि हम उसको बाद में जरूरत पड़ने पर उपयोग में ला सकें, तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में एक कंपोनेंट होता है मेमोरी, जहां पर हम चीजों को सुरक्षित रखते हैं। किसी व्यक्ति के दिमाग में और कंप्यूटर के मेमोरी में ये सबसे बड़ा अंतर होता है कि हमारे दिमाग में कोई भी चीजें अनंत काल के लिए संभव है कि न रहे। जिन चीजों का हम लोग उपयोग बार बार करते हैं वो हम लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, लेकिन जिन चीजों को एक दो बार देखें और फिर उसको उपयोग में न लाएं तो फिर वो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के स्थिति में ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्यूटर के मेमोरी में कोई चीज को परमानेंटली सेव कर दिए तो वो हमेशा सेव ही रहेगा, वो कभी नहीं मिटेगा जब तक आप उसको नहीं मिटा दो, या फिर कंप्यूटर में कोई खराबी ना आ जाए, उसको सिस्टम क्रैश ना कर जाए, या कोई वायरस उसको अफेक्ट ना कर दे, तब तक उससे वो नहीं हटेगा, वो उसमें हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो मेमोरी का काम ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जिसको कि कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर का वो पार्ट है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखता है। तुमको इसके नोट्स में मदरबोर्ड का अगर नहीं होगा तो हम पिक भी डाल देंगे, तुम लोग देख लेना कि मदरबोर्ड एक्चुअली देखने में होता क्या, कैसा है। तो मदरबोर्ड में क्या होगा कि बहुत सारा सर्किट बना हुआ रहेगा, बहुत सारा सर्किट तुम देखोगे कि बहुत सारा तार के रूप में या तार के जैसा लाइंस के रूप में निकला हुआ है, जो कि सब कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का वह कंपोनेंट है, वह पार्ट है जो कंप्यूटर के सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस। अब आपके मन में ये बात आ जाएगा कि मेमोरी पहले कहें और फिर स्टोरेज डिवाइस कह रहे हैं। हालांकि कमोबेश दोनों चीज एक ही है। हम लोग जब मेमोरी में बढ़ेंगे चैप्टर में, तब हम तुमको बताएंगे कि कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर के टर्म में अगर हम मेमोरी का बात करें सिंपल, तो उससे हमारा मतलब प्राइमरी मेमोरी से होता है, जिसको कि रैम कहते हैं। तुम लोग नाम सुने होंगे कि मोबाइल में भी रैम रहता है। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि भाई जिसका रैम ज़्यादा है मोबाइल का, वह ज़्यादा स्मूथ वे में ज़्यादा अच्छा तरह से काम करेगा, मल्टीटास्किंग अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। और जिसका रैम कम है वो हैंग करेगा या मल्टीटास्किंग सही तरीके से उसमें नहीं होगा। क्या कारण होगा उसका, वो हम लोग चर्चा करेंगे मेमोरी की जब मेमोरी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस से हमारा मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो हम तुमको अभी कहे कि जहां पर डेटा हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, जो हमेशा के लिए उसमें सुरक्षित रहेगा। इसके बाद इनपुट डिवाइस, अगला चीज, अगला कंपोनेंट।
अब जैसा नाम से पता चल रहा है, इनपुट से हमारा मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है हम अगर कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, प्रविष्ट करा रहे हैं, तो वो किसके मदद से कराएंगे? अगर हम कंप्यूटर को कोई चीज देना चाहते हैं, है ना, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि तुम एटीएम मशीन उपयोग करने के लिए गए, ठीक है, एटीएम मशीन आप उपयोग करने के लिए गए, तो सबसे पहले आपको क्या पूछता है कि भाई अपना आप पिन डालिए। हालांकि अलग अलग एटीएम मशीन में ये जो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग तरह से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो डेटा एंटर करने के लिए आता है ना, कहेगा कि पिन एंटर करिए या जितना अमाउंट आपको निकालना है वो एंटर करिए। तो आप कैसे एंटर करोगे, कैसे उसमें इनपुट करोगे अपना डेटा कि भाई हमारा पिन नंबर एटीएम का ये है या हमको इतना अमाउंट का जरूरत है? तो वो किसके मदद से होगा? तो इनपुट डिवाइस के मदद से, ठीक है। मतलब इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है, वह उपकरण है जिसके मदद से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं जिस पर उसको काम करना होता है, ठीक है। बहुत तरह का इनपुट डिवाइस है, जैसे एक सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस के रूप में अगर हम लोग बात करें तो कीबोर्ड होता है ना। जैसे अभी जो हम एटीएम का उदाहरण ले रहे थे, तो आप क्या करते हो, बटन प्रेस करते हो कि भाई हमको 2000 निकालना है, तो 2000 वो बटन हम लोग प्रेस करते हैं, तो वो एक तरह का कीबोर्ड के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है। तो एक बहुत ही कॉमन सा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माउस है, कहीं कहीं अब तो टच स्क्रीन है तो मॉनिटर भी हो गया, ये टच स्क्रीन वाला स्क्रीन हो गया हमारा, उससे भी हम लोग इनपुट, उसको भी हम इनपुट डिवाइस मान सकते हैं। कोई ऑडियो डिवाइस से हम कमांड देते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस के रूप में हो गया। तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तो ये भी हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में आगे। और अंतिम अब हम आते हैं इसमें आउटपुट डिवाइस। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आउटपुट डिवाइस किसको कहेंगे? तो जहां पर हम लोग रिजल्ट देखते हैं, जहां पर हमको उसका आउटकम पता चलता है। अब एक कॉमन सा आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। जैसे आप एटीएम में सारा ट्रांजैक्शन कर लिए, आपको बैलेंस कहाँ दिखाएगा? उसके स्क्रीन पर आता है, तो उसको जनरली हम लोग मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप भी है, तो लैपटॉप में हमारे सामने स्क्रीन रहता है, मोबाइल में भी हमारे सामने स्क्रीन है। तो मॉनिटर एक बहुत ही कॉमन रूप का आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा और भी होता है, जैसे मान लो प्रिंटर है, हम लोग किसी चीज़ का कहते हैं भाई हार्ड कॉपी चाहिए, तो हार्ड कॉपी चाहिए मतलब क्या चाहिए कि भाई उसको हमको प्रिंट आउट उसका चाहिए, तो जो भी आउटपुट है हमको प्रिंट करके निकल जाता है, तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और भी काफ़ी सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो बेसिक जो पार्ट्स कंप्यूटर के हैं वो यही सब है। बिना इसके हम लोग कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर में ये सारे कंपोनेंट्स होंगे ही, है ना। प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगा, मदरबोर्ड होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा और आउटपुट डिवाइस होगा, और इन सब का काम अलग अलग है, और ये सब एक साथ मिल करके हमारे काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो अभी के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ। इससे पहले फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर को उपयोग करने का लाभ क्या क्या है। तो ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।